देखते हैं एक्सरसाइज 5 का चौथा, बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण। पहला प्रश्न है, बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिलों के नाम लिखिए। तो अत्यधिक घनत्व वाला जिला, अत्यधिक हम बताए हैं कि सबसे अत्यधिक में 1200 से अधिक, 1200 प्लस, इसके बाद में उससे मीडियम वाला है 1000 से 1200, उसके बाद में मीडियम वाला 800 से 1000, फिर 600 से 800 और 600 से कम। यह अत्यधिक, अत्यधिक, मध्यम, कम, अत्यंत कम, ऐसे आता है ना। तो अत्यधिक घनत्व वाला जिलों का घनत्व कितना होना चाहिए? 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उससे अधिक घनत्व वाले जिलों में रखा जाता है, अत्यधिक घनत्व वाले जिले हैं पटना, दरभंगा, वैशाली, सीतामढ़ी, सारण और सीवान। ये सब जो है बहुत ज्यादा घनत्व वाले जिले हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अत्यंत कम घनत्व वाला जिला, तो वैसे जिले की आबादी जिसमें 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, वैसे जिलों को अत्यंत कम घनत्व वाले जिले के अंतर्गत रखा गया है। कम घनत्व वाले अत्यंत जिले कौन कौन हैं? पश्चिम चंपारण, बांका, जमुई और कैमूर। समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के जनसंख्या के आकार का बताइए। तो 2001 के जनगणना के अनुसार 8,29,509 हैं, जिसमें से 4,32,43,795 गो पुरुष हैं और 3,97,54,714 गो महिलाएं हैं। यह भारत की कुल जनसंख्या के 8.07% है। बिहार में लिंगानुपात 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। तो ये बिहार का जनसंख्या का आकार है 2009 के जनगणना के अनुसार। आगे देखा जाएगा, बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है। एक क्यों है? एक समान जनसंख्या कैसे हो जाएगा सब? आर्थिक, सामाजिक, परिवेश और भौतिक विविधता के कारण यहाँ जनसंख्या का वितरण क्या है? असमान है, अलग अलग वितरण पाया जाता है। क्यों? जहां पर धरातल, समतल, जलोढ़, मैदानी है वहां घनी आबादी है, और जहां कृषि कार्य प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है वहां जनसंख्या अधिक है। मतलब जहां कुछ खाने के, कमाने के ज्यादा साधन रहेगा वहीं पर जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगा। हर जगह कैसे बढ़ जाएगा? तो जनसंख्या एक समान नहीं होने का कुछ ये कारण है। मध्य युग में बिहार में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ? प्यारे बच्चों, बिहार में नगरों का विकास का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ अधिकतर प्रमुख नगर किसी न किसी नदी के तट पर विकसित हैं। प्राचीन नगरों में का विकास राजधानी, शिक्षा, धार्मिक, व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ, जैसे पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, गया, वैशाली, बोध गया। ये सब जो है ये किस किस कारण से हुआ? राजधानी के कारण, शिक्षा के कारण, धार्मिक कारण से और व्यापारिक केंद्र के कारण। अगर नगरों के मध्यकाल में जो नगरों का विकास हुआ वो सड़कों के विकास एवं प्रशासनिक कारणों से हुआ। ये प्राचीन काल में था। यहाँ के प्राचीन नगरों में विकास हुआ किस कारण से? राजधानी के कारण, शिक्षा के कारण, धार्मिक कारण से और व्यापारिक। जैसे पाटलिपुत्र राजधानी था, नालंदा शिक्षा के कारण था, वहां पर विश्वविद्यालय था, राजगीर, गया, वैशाली ये सब धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था। अभी भी राजगीर में घूमने लायक बहुत सारा जगह है। अगर मध्यकाल में देखा जाए, सासाराम जो नगर है, चाहे दरभंगा है, पूर्णिया है, छपरा है, सिवान है, मध्यकाल में हुआ है। कैसे? क्योंकि वहां पे विकास हुआ प्रशासनिक कारण से और सड़कों के विकास से। जहां सड़क वगैरह ढंग का बन गया, रास्ता बन गया वहां जाने का। हाजीपुर, बरौनी, दानापुर, डालमिया नगर ये सब का नगर व्यवस्था रेल व्यवस्था के कारण हुआ। ये सब जो नगर है रेल के कारण, ट्रेन वहां पर स्टेशन स्टेशन बना, उसके कारण से ये सब जो है नगर बन गया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, 2 प्राचीन और 2 आधुनिक नगर। तो प्राचीन नगर में 2 लिख दीजिए, कौन कौन? पाटलिपुत्र और नालंदा। और आधुनिक नगर सासाराम नहीं आएगा, मध्ययुग का है वो, बरौनी, हाजीपुर। ये सब नया नगर बना है रेल के कारण।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बिहार की जनसंख्या घनत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो बिहार की जो जनसंख्या है बहुत ही असमान है, एक जैसा हर जगह नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा है तो कहीं बहुत कम है। इनको जनसंख्या के आधार पर 5 वर्गों में रखा गया है। सबसे अधिक घनत्व वाला, उच्च घनत्व वाला, मध्यम घनत्व वाला, कम घनत्व वाला और अत्यंत कम घनत्व वाला। सबसे अधिक, इसके बाद में उच्च, उसके बाद मध्यम, कम, अत्यंत कम। चलो बताओ क्राइटेरिया क्या होता है प्रति वर्ग किलोमीटर? इसका होता है 1200 प्लस 1000, 1200, 800, 1000, 600, 800, 600 से कम। तो ये क्राइटेरिया है कि प्रति वर्ग किलोमीटर ये जो व्यक्ति होने चाहिए, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर हेलने से 1 वर्ग किलोमीटर हेलने से चारों तरफ से जब 1 वर्ग किलोमीटर ले लिया, इतना में कितना व्यक्ति रहना चाहिए? 1200 से प्लस रहेगा तो अत्यधिक घनत्व वाला जिला वो हो जाएगा। जैसे बिहार में जिन जिलों का घनत्व 1200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है या उससे अधिक है, उसे अत्यधिक घनत्व में रखा जाता है। जैसे दरभंगा, पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, ये इसमें खूब आदमी है, इसीलिए अधिक घनत्व वाला जिला इसको कहा जाता। जिन जिलों का घनत्व 1000 से 1200 रहता है उसे उच्च घनत्व वाला, जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, मधुबनी तथा नालंदा। 6 जिलों में कुल बिहार की भूमि का 14.41% पर बिहार की कुल जनसंख्या का 19.25 जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद मध्यम घनत्व वाला में जिला जिसका घनत्व 800 से कितना रहता है? 1000, जैसे पूर्वी चंपारण, भागलपुर, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, बक्सर, मुंगेर जिले इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ 24% जमीन पर टोटल जनसंख्या का 18% निवास करता है। इसके बाद आता है कम घनत्व वाले जिले। इस वर्ग के अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, अररिया, नवादा, शेखपुरा, सुपौल, गया, किशनगंज, लखीसराय, रोहतास और औरंगाबाद जिला आता है। इसमें 600 औसतन 600 से 800 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इन जिलों की लगभग 30% जमीन पर 26% ही जनसंख्या निवास करती है। अगला आता है सबसे कम घनत्व वाला जिला। प्यारे बच्चों, सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण, बांका और जमुई। इसके क्राइटेरिया क्या है? तो जिसकी आबादी 600 प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, वैसे जिलों को किस जिला में रखा जाता है? सबसे कम वाला में रखा जाता है। समझ में आ जाएगा। बिहार में नगर के विकास पर एक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। विश्लेषण मतलब बताइए कि किस प्रकार से हुआ। बिहार में नगरों का विकास प्राचीन में हुआ, फिर मध्यकाल में हुआ और आधुनिक काल में भी हुआ। प्राचीन काल में विकास का मुख्य कारण क्या था? राजधानी, शिक्षा, धार्मिक कारण से। इसके बाद में व्यापार के केंद्र से। और मध्यकाल में जो हुआ वो प्रशासनिक दृष्टि से हुआ और सड़क के कारण हुआ। और आधुनिक जो है वो ट्रेन के कारण, किसी कंपनी के कारण, किसी कोई अन्य कारण से हुआ। देखो, बिहार में नगर के विकास का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ प्राचीन नगरों के विकास राजधानी, शिक्षा, धार्मिक एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ है। यहाँ के अधिकतर नगर किसी न किसी नदी के तट पर विकसित हैं। इनमें से पटना, नालंदा, गया, वैशाली, बोध गया, सीतामढ़ी आदि प्राचीन नगर हैं। इन नगरों का विकास राजधानी, शिक्षा, धार्मिक एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ है। मध्यकाल में भी बिहार में नगरों का विकास सड़कों के प्रशासनिक कारणों से हुआ। ऐसे नगरों में सासाराम, दरभंगा, पूर्णिया, छपरा, सिवान आते हैं। अंग्रेज के समय बिहार में कुछ बदलाव आया और रेल और सड़क मार्ग के विकास हुआ, जिसके कारण सड़कों के किनारे नगर विकसित होने लगे। आजादी के बाद बिहार में नगरों का विकास तेजी से हुआ। राज्य में औद्योगिक विकास का, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन की मौलिक सुविधाओं के विकास के कारण बरौनी, हाजीपुर, दानापुर, डालमिया नगर, मुंगेर, जमालपुर, कटिहार आदि नगरों का विकास हुआ। तो ये सब कारण था नगरों के विकास का। इन सब के बाद भी बिहार भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। मतलब यहाँ इतना हुआ तो भी बढ़िया बढ़िया शहर बिहार में पाए नहीं जाते हैं।
यहाँ नगरीय आबादी 2001 के जनगणना के अनुसार 10.5% है। वर्तमान में बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या मात्र 19 है। 10 लाख से ऊपर आबादी वाले महानगर में केवल पटना नगर आता है। बिहार के नगरों का कार्यकाल स्वरूप इसकी उत्पत्ति से संबंधित है। यहाँ पुराने नगर प्रशासन तथा व्यापार से जुड़े थे, परंतु आधुनिक नगर उद्योग, यातायात, व्यापार एवं शिक्षा से संबंधित हैं। बिहार विभाजन से पूर्व टाटा नगर इस राज्य का एकमात्र नियोजित नगर था। टाटा नगर नियोजित नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे सब कुछ सुविधा उपलब्ध था, कंपनी था, रोड था, सड़क था। लेकिन विभाजन के उपरांत बिहार में एक भी नियोजित नगर नहीं है। ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। ठीक है, इस पाठ में इतना ही प्रश्न था।